हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम मशीन एलिमेंट डिज़ाइन में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको डिज़ाइन प्रोसीजर कंप्लीट तरीके से समझा दिया था। क्या होता है, एक छोटी सी वीडियो देके आपको उसमें समझाने की कोशिश करी थी। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, वो है हमारा डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी। डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी बेसिक्स एक जो भी है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कुछ ना कुछ इसके टर्म्स मिलते रहेंगे। जो डिज़ाइन कैलकुलेशंस होती हैं उसके बारे में ही हम बात करेंगे, जो कि एक डिज़ाइनर किसी भी प्रोडक्ट को एक्चुअल बनाने से पहले वो डिज़ाइन करता है और उस पर पूरे एनालिसिस करता है कि इस पर कितने स्ट्रेस लगने वाले हैं, किस टाइप के स्ट्रेस लगेंगे या लोड कौन से लगने वाले हैं। ठीक है, इसमें और क्या क्या चेंजेस आएगा अगर इस पर डिफरेंट टाइप के लोड लगेंगे, तो उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें पहला हम लेंगे स्ट्रेस क्या होता है। ये यूनिट नंबर 2 है। यहाँ पे अभी हमारा यूनिट नंबर 1 ही चल रहा है। क्या चल रहा है? यूनिट नंबर 1। ठीक है, तो स्ट्रेस आप लोगों को पता भी होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ा भी है। ऑटोमोबाइल एंड प्रोडक्शन दोनों के लिए ये सेमेस्टर 4 में क्या होता है, कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो वहाँ आपने स्ट्रेस पढ़ा होगा, बट ये दोबारा है तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि स्ट्रेस होता क्या है। सिंपल सी लैंग्वेज में विद डायग्राम समझते हैं कि डायग्राम से स्ट्रेस को कैसे समझते हैं। आपको पता है कि स्ट्रेस क्या है, कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब, मान लीजिए एक ये पिंड है, ये एक पिंड है, ब्लैक मार्कर ले लेते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखेगा आपको। ये एक पिंड है, इस पर मान लेते हैं कोई भी एक फोर्स लगा देते हैं। 2 इक्वल एंड अपोजिट पुल फोर्स लगा दिया। 2 समान मैग्नीट्यूड के और विपरीत दिशा में कोई भी बल लग रहे हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा ही लगेगा, वो ऐसे भी लग सकता है। मान लीजिए ऐसे भी लग सकता है। ठीक है, कोई सा भी एक फोर्स लगा देते हैं, कोई भी नेचर का फोर्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, इसके शेप एंड साइज में परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, एक लिमिट तक इसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होने की, ये फोर्स डिफॉर्म इस बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। बट क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल हैं, इसका जो इंटरनल मॉलिक्यूल है, वो क्या करेंगे, इससे बचने के लिए एक इंटरनल फोर्स लगाएंगे, एक रजिस्टिंग फोर्स लगाते हैं, जिससे कि ये जो बॉडी है वो अपने शेप एंड साइज में ही रहे, जिससे कि ये बॉडी अपने शेप एंड साइज में ही रहे। तो वो जो इंटरनल फोर्स है जो कि इस लोड के ऊपर लगाया गया है, इस लोड से बचने के लिए लगाया गया है, कौन सा, जो आंतरिक बल लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। इसीलिए हम स्ट्रेस को क्या बोलते हैं कि इट इज आ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, इट इज इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। यहाँ से पता चल गया कि स्ट्रेस भी एक तरह का बल ही है, बट वो क्या है, किसी भी बाह्य बल को रोकने के लिए आंतरिक अंदर की तरफ से लगाया जाता है। उसका परिमाण भी इस बाह्य के परिमाण के बराबर होगा, तभी ये बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन में रहेगी, नहीं तो टूट जाएगी। अगर ये ज़्यादा हो गया इंटरनल रजिस्टिंग से तो टूट जाएगी। ठीक है, या उसका शेप एंड साइज में प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके शेप एंड साइज में चेंजेस आने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस की जो हिंदी होती है होता है प्रतिबल। उसकी हिंदी क्या होती है, प्रतिबल। प्रतिबल मतलब बल के विपरीत दिशा में कोई बल लग जाए उतना ही समान मैग्नीट्यूड के परिमाण का, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं, प्रतिबल। ठीक है, हिंदी में इसको प्रतिबल बोलते हैं। यहाँ से समझ में आ गया, स्ट्रेस इज एन इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। किसके ऊपर लगता है, ये बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर लगता है, या इससे बचने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली मैंने आपको यहाँ पर करके बताया। किताब में डेफिनेशन लिखी हुई है, आप उसको याद कर सकते हैं। याद करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना कि स्ट्रेस होता क्या है, प्रतिबल होता क्या है। ठीक है, और वो कैसे एग्जिस्ट करता है। मतलब सिंपल सी बात है, वो लोड के कारण ही उत्पन्न होगा, कोई ना कोई बाह्य बल के कारण ही उत्पन्न होगा। क्या करेगा, वो अपनी बॉडी को बचाने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा हाथ पकड़ के कोई खींचता है,
तो जो उसके द्वारा लगाया गया बल है मेरी बॉडी पर, वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। अब मुझे अपने स्थान पर ही खड़े रहना, मुझे यहाँ से हिलना नहीं है। तो क्या होगा कि मैं उसको खींचने की कोशिश करूँगा, एक बल मैं भी लगाऊंगा कि मैं यहाँ से हिलूँ ना। तो जो मेरे द्वारा लगाया गया बल होगा किसके ऊपर, उसके ऊपर, वो क्या कहलाएगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेस बोलेंगे, जो मेरे द्वारा लगाया गया, बचने के लिए, बचाव में लगाया गया बल जो क्या कहलाता है, स्ट्रेस या प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, मैथमेटिकली इसको सिग्मा से हम डिनोट करते हैं, सिग्मा से, छोटे सिग्मा से डिनोट करेंगे, और ये होता है कि लोड अपॉन एरिया। अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो लोड अपॉन एरिया मतलब कितने एरिया पर कितना लोड लगाया गया है। तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेस निकाल सकते हैं, लोड अपॉन एरिया। तो इसको P अपॉन A से फॉर्मूले से याद रखेंगे। अगर हम यूनिट की बात करेंगे इसकी, तो यूनिट क्या होगा, लोड का क्या होगा, न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लोड अपॉन P अपॉन A। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल के लिए, ये फॉर्मूला आपका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेस होता, हमने स्ट्रेस तो पढ़ लिया, अब है टाइप ऑफ स्ट्रेस देखेंगे कि कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस कितने प्रकार के होंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेस जो होगा, पहला जो टाइप होगा हमारा स्ट्रेस का, वो होगा हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करते हैं हम। पहला क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस लिख सकते हैं हम इसको, डायरेक्ट स्ट्रेस। फिर हमारा आता है एक शियर स्ट्रेस, शेयर की स्पेलिंग गलत हो गई है, शेयर स्ट्रेस, अच्छा इसको देख लेना। शेयर स्ट्रेस, देन हमारा आएगा आपका बेंडिंग स्ट्रेस, एंड लास्ट वन हमारा आएगा टॉर्जनल स्ट्रेस, एंड पांचवा हमारा आएगा थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कितने होते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस। एक एक के बारे में मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन से नहीं, मैं डायग्राम आपको बताऊँगा। ये डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है, देखिए कोई भी स्ट्रेस जो कि क्रॉस सेक्शन के, किसी भी बॉडी के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। अगर कोई भी पिंड है और उस पर अगर एक बल कार्यरत है और बल क्या है, परपेंडिकुलर है, तो सिंपल सी बात, स्ट्रेस भी क्या लगेगा, परपेंडिकुलर ही लगेगा। तो ऐसा स्ट्रेस जो कि पिंड के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस। और डायरेक्ट स्ट्रेस को हम एक नाम और देते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, ऐसा प्रतिबल जो किसी पिंड के लंबवत लगता है, किसी पिंड के क्षेत्रफल के लंबवत लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस। अब ये नॉर्मल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस फिर से दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का कौन सा होता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। और टेंसाइल स्ट्रेस और ये होता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब देखिए टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। टेंसाइल स्ट्रेस वो होता है जब दो समान परिमाण के अर्थात सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स विपरीत दिशा में कार्य करते हैं और उनका नेचर जो होगा वो खिंचाव की तरह होता है, मतलब पुल नेचर होता है। पुल मतलब खिंचाव बल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। एक बार और सुन लेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज में दिक्कत हो गई थी। दिक्कत ये हुई है कि
टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? जब दो बल किसी पिंड पर विपरीत दिशा में समान परिमाण के एक्ट करते हैं तो उस बल के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। तो इन फोर्स को बचाने के लिए एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। जब दो पुल नेचर के फोर्स को बचाने के लिए जो स्ट्रेस कार्य करता है किसी पिंड पर, उसे हम क्या बोलते हैं? टेंसाइल। अब कंप्रेसिव को देखेंगे, जब दो पुश नेचर के, पुश मतलब दबाव बल, जब दो दबाव बल लग रहे हैं, ठीक है, तो उससे बचने के लिए जो स्ट्रेस इस बॉडी पर कार्य करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस को हम पॉजिटिव लेते हैं न्यूमेरिकल में, कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम निगेटिव लेते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि दो फोर्स ही लगे, ये जरूरी नहीं है कि दो फोर्स लगे, ठीक है, एक फोर्स भी लग सकता है, बट उसका नेचर अगर वो टेंसाइल है तो खिंचाव होना चाहिए, मतलब पुल नेचर का होना चाहिए, ठीक है, और अगर वो कंप्रेसिव है तो वो पुश नेचर का होना चाहिए, दबाव नेचर का होना चाहिए। तो इस तरह का अगर बल किसी भी पिंड पर लग रहे हैं तो उससे बचने, उसमें जो उस पिंड पर जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उससे हम क्या कहेंगे? इसको कंप्रेसिव कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? टेंसाइल बोलेंगे। अगला हमारा आता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है? जब दो पिंड पर, मान लीजिए पिंड है, एक स्लैब है, ऐसा स्लैब है मान लीजिए, ठीक है, शियर स्ट्रेस है तो उसको क्या करेगा? शियर करेगा, उसको खिसकाएगा, ठीक है। टेंजेंशियली दो बल इस पर कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए टेंजेंशियली इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे इसको किसी रिविट द्वारा जोड़ दिया गया है, यहाँ पर किसी रिविट द्वारा जोड़ा गया है, तो ये क्या करेगा? इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा। तो ये जो स्लैब है, ये जो प्लेट्स हैं, ये जो रिविट है, इसको क्या करेगा? शेयर ऑफ करने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा। तो नया जो हमारा एक फिगर बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा। देखिए ये रिविट क्या करेगा? यहाँ से ऐसे टूट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे इतना पोर्शन क्या होगा? खिंच गया, ठीक है, तो शेयर ऑफ हो गया। तो ऐसा फोर्स जो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है और उसके साइड्स पे डिफेक्ट, उसके साइड पे कुछ ना कुछ परिवर्तन ला दे रहा है, तो उस पिंड में जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेस बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, नॉर्मल रेक्टेंगुलर बॉडी है हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर बॉडी है, ठीक है, इस पर मान लीजिए यहाँ पे एक फोर्स लग गया, यहाँ पे एक टेंजेंशियली इसके एक फोर्स लग गया, तो ये थोड़ी देर में क्या करेगा? इसको शेयर ऑफ करने की कोशिश करेगा। तो ये जो वाला जो लाइन है वो क्या बना देगा? वो ऐसे कुछ करके बना देगा, ठीक है। ये वाला क्या है? ऐसे कुछ बनकर, तो नई बॉडी ऐसी बन गई। तो ये क्या होगा? कुछ एंगल पे टिल्ट हो गया, ये कुछ एंगल पे टिल्ट हो गया, शेयर ऑफ हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर कहीं पे भी टेंजेंशियली फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस पिंड पर जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब अगला आता है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है? ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस, मान लीजिए कोई शाफ्ट है और शाफ्ट में कोई शाफ्ट है वो लोडेड है, कोई ना कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा है। एक मान लीजिए कि शाफ्ट है, ये शाफ्ट है और इस पर कोई ना कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स एक्ट होने के कारण दो चीज़ें होंगी, इसमें दो चीज़ें होंगी। दोनों चीज़ क्या होगा हमारा? एक तो हमारा बेंडिंग मूवमेंट इसके अंदर सेटअप हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? बेंडिंग मूवमेंट, और दूसरा हमारा एक शेयर स्ट्रेस हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो किसी भी शाफ्ट पे अगर कोई भी शाफ्ट पे अगर लोड लगता है तो दो चीज़ें उसमें होती हैं, एक तो बेंडिंग मूवमेंट सेट हो जाता है और एक शेयर फोर्स या शेयर स्ट्रेस सेट हो जाता है। तो इस तरह के फोर्स लगेंगे इसमें, तो इस जो शाफ्ट में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा है वो है हमारा टॉर्जनल स्ट्रेस, ठीक है। टॉर्जनल स्ट्रेस मतलब अगर किसी शाफ्ट में
अगर किसी सांप में दो कपल या दो टर्निंग मूवमेंट, ठीक है, या दो टॉर्जनल फोर्स, ठीक है, उसमें विपरीत दिशा में कार्य एक्ट करेंगे, विपरीत दिशा में एक्ट करते हैं, मान लीजिए ये टर्निंग मूवमेंट दोनों एंड पर विपरीत दिशा में एक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, सांप इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, मोड़ने की कोशिश करेगा। तो इससे बचने के लिए क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेस। बस नाम का फर्क है, स्ट्रेस सारे सेम ही है, ठीक है। अब आता है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल मतलब ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण भी क्या होता है, पिंड क्या होता है, फूलने लगता है, उसमें एक्सपेंशन आ जाता है। क्यों? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के कारण, ठीक है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के कारण क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी को अगर हम हीट करते हैं तो अपना साइज एंड शेप बदलता है। जैसे ही वो साइज एंड शेप बदलता है तो क्या होगा, वो उस, मान लीजिए अगर एक ये बॉडी है, ठीक है, एक ये बॉडी और यहाँ पे ये दोनों तरफ से फिक्स है, ये दोनों तरफ से फिक्स है, और इसको हमने हीट दिया, इसको डेल्टा टी मान लीजिए पर टेम्परेचर पर इसको गर्म कर देते हैं। जब ये गर्म करेंगे तो ये अपना साइज चेंज करेगा, तो इसको और जगह होगा फैलने के लिए। अब ये दोनों तरफ से फिक्स है, अब ये दोनों तरफ से फिक्स है तो क्या होगा, दोनों तरफ से फिक्स है तो इसकी जगह नहीं है, तो ये क्या होगा, इसको इस पर फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। अब ये फोर्स लगाएगा तो ये जो फिक्स वाला एंड है इस पर क्या होगा, इंटरनल फोर्स लगाएगा कि नहीं तुम यहीं रहो, ठीक है, अपने जगह चेंज ना करो। तो जो टेम्परेचर के कारण जो बल लगेगा उसके कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल स्ट्रेस। और थर्मल स्ट्रेस को हम कभी कभी टेम्परेचर स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो कि है हमारा स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन है, थर्मल स्ट्रेस जो है इस पे एक पूरा चैप्टर बनता है, हर चीज़ पे एक चैप्टर बनता है, आगे हम आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा कल वीडियो होगा या परसों आएगा आपका वीडियो, तो उसमें मैं स्ट्रेन पढ़ाऊँगा। स्ट्रेन मतलब विकृति और टाइप्स ऑफ विकृति, ठीक है। तो इस पर मैंने जितने भी स्ट्रेस आपको बताए हैं अपनी किताब से डेफिनेशंस देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करी है। जितना आपको टर्म बताना था वो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, फिर वो कितने भागों में बढ़ता है। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, सिंपल शेयर स्ट्रेस क्या होता है, जहाँ जिस पिंड पर भी टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, उसके फेस को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा या खिसकाने की कोशिश करता है, तो उस बल के कारण एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, उसी स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, हम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस मतलब बेंडिंग फोर्स के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसे हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ डायग्राम में बताया। अगर कोई भी शाफ्ट पे अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा और एक शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इन्हीं को बचने, इसी बेंडिंग मूवमेंट के कारण इस शाफ्ट को बेंड होने से बचने के लिए एक स्ट्रेस कार्य करता है, मतलब ये बेंड ना हो जाए उसको बचाने के लिए क्या होगा, एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा जो कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है, और उसी स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। टॉर्जनल स्ट्रेस मतलब जब किसी शाफ्ट पे दो ट्विस्टिंग मूवमेंट एक्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या मान लीजिए कि ये शाफ्ट है और ये इसको एक इधर से फोर्स लग रहा है और एक इधर से फोर्स लग रहा है, और ये क्या करेगा, इसको मोड़ने की कोशिश करेगा, और उस मरोड़ से बचने के लिए जो स्ट्रेस एक्ट करेगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेस बोलते हैं। थर्मल स्ट्रेस मैंने बोला कि टेम्परेचर के कारण किसी भी बॉडी में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई भी बॉडी क्या होता है, फैलने की कोशिश करता है, जब टेम्परेचर घटता है तो कोई भी बॉडी सिकुड़ने की कोशिश करता है। तो टेम्परेचर के कारण एक फोर्स सेटअप हो जाता है, ठीक है, थर्मल फोर्स सेटअप हो जाता है इस पर, ठीक है। उस फोर्स से बचने के लिए जो स्ट्रेस कार्य करता है, जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये ऑल अबाउट हमारा क्या था, इस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन करेंगे और जिस टाइप्स ऑफ स्ट्रेन और स्ट्रेन देखेंगे उसमें, ठीक है, एक एक करके सारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और सिलेबस कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो आप बस पढ़ाई पे फोकस करें, मैं आपका एमएडी का सिलेबस भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आपको समझ में आया होगा। तो जिसने भी इस वीडियो को अभी शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।